मोदी बड़ी बड़ी बातें करके जाए और एक भी किसान का मोदी को भाजपा को वोट मिले, उसका मतलब ये होगा कि हम लोग उन 700 किसानों की शहादत को भूल गए। इन 700 किसानों की शहादत को भूलना नहीं है। अन्नदाता का जिसने अपमान किया, अन्नदाता के नाम पे बड़े बड़े भाषण करना, जुमले देना, वो एक बात होता है, और अन्नदाता जब सड़क पे उतरता है तो मोदी और अमित शाह उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। एक के बाद एक 700 किसानों की जो मौत हुई, उस बात का आपको राजस्थान की धरती से जवाब देना पड़ेगा। साथियों, मेरे पहले के किसी साथी ने नारा लगाया, न जात पे न पात पे, वोट लगेगा काम पे। राजस्थान में पिछले 25-30 सालों का ये पहला चुनाव है जहां बात योजनाओं पे हो रही है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो संविधान लिखा, उस संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई थी, जिसमें सबके जन कल्याण की बात हो। और पिछले 25-30 साल में पहली बार इस चुनाव में ऐसा हो रहा है जब बात विकास के मुद्दे पर हो रही है, जन कल्याण की योजनाओं के ऊपर हो रही है। सभी जाति और धर्म के लोग, ऊंचा हो या नीचा हो, काला हो या गोरा हो, पैसे वाला हो या चपरासी हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित सवर्ण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी अस्पताल में जाओ, 25 लाख तक का बीमा राजस्थान की सरकार ने फ्री कर दिया है। 25 लाख तक का बीमा ये पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के हमारे एक वरिष्ठ नेता को लेकर बड़े गलत शब्दों का प्रयोग किया। मैंने कहा कि मैं गुजरात से आता हूं, जहां पर वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीड़ पर आई जाने रे। ये गाना जहां लिखा गया उस गुजरात से, गांधी और सरदार के वैष्णव जन के गुजरात में ये कभी संस्कार नहीं कि विपक्ष के नेताओं के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अभी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता के लिए बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग किया। लग रहा है कि उनका दिमाग ठीक नहीं, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी साहब, सचमुच दिमाग यदि आपका ठिकाने नहीं है तो आइए राजस्थान का राशन कार्ड बना लीजिए, आपको भी चिरंजीवी योजना में आपके दिमाग का ऑपरेशन करवा देंगे। 1 करोड़ लोगों को बिजली मुफ्त हो गई, 1 करोड़ लोगों को मनरेगा योजना का काम मिला, 1 करोड़ लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिला। भ्रष्टाचार करने वाले 1800 लोगों को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जेलों में ठूस दिया। और ये बात करते पेपर लीक की, गुजरात के अंदर एक नहीं 24 परीक्षा के पेपर लीक हुए, और 24 परीक्षा के पेपर लीक हुए, उनमें से केवल 4 मामलों में एफआईआर होती है, न जांच होती है, न गिरफ्तारी होती है, न मुकदमा चलता है, न किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। लेकिन राजस्थान के अंदर भारत के इतिहास का सबसे सख्त कानून बना पेपर लीक के खिलाफ। यदि अब कोई पेपर लीक करने की जरूरत करेगा तो आजीवन कारावास की सजा होगी, आजीवन कारावास की। ये राजस्थान की अपनी सरकार का काम है। साथियों, मोदी, आरएसएस और भाजपा के लोग, उनका एक ही मंत्र है, जब चुनाव आए तो समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित कर दो। मैं इस धरती पर चौधरी साहब के बगल में खड़ा रहकर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं, क्या ये राजस्थान में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इन 6 शब्दों का प्रयोग नहीं करना और फिर चुनाव लड़के और जीत कर बताइए। लेकिन उनके पास मंदिर मस्जिद के अलावा कोई बात नहीं। साथियों, कबीर साहब का मुल्क है, रविदास की धरती है, नानक का मुल्क है, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम ऐसे सूफी संत और भक्ति आंदोलन के कवि और संत हमारी भूमि में हो गए, और ये लोग यहाँ तलवार और त्रिशूल बांट रहे हैं। विद्याधर चौधरी साहब के प्रचार में इसलिए आया हूँ कि चौधरी साहब कलम और किताब बांटते हैं, और मोदी और भाजपा के लोग तलवार और त्रिशूल बांटते हैं। इस बात को समझ लीजिए, धर्म के नाम पे जो लोग आपके बीच में तलवार और त्रिशूल बांट रहे हैं, उनका बेटा और दामाद लंदन और अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, उनका बेटा और दामाद बड़े-बड़े ठेके और कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और आपके बेटे के हाथ में तलवार और त्रिशूल दे रहे हैं। नतीजा ये होगा कि जयपुर के सेंट्रल जेल में हम बेगुनाह लोगों को जाना पड़ेगा,
इनके झांसे में मत आना, मुद्दे पे बात करिए। सड़क बनी कि नहीं, बिजली मुफ्त हुई कि नहीं, आरोग्य की क्या परिस्थिति है, नए अस्पताल खुले कि नहीं, नए दवाखाने खुले कि नहीं, नई यूनिवर्सिटी बने कि नहीं, नए आंगनबाड़ी बने कि नहीं, इन मुद्दों के ऊपर हमको फोकस करना है, इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। ये मंदिर मस्जिद की बात में हमको आना नहीं। कबीर साहब ने कहा था, हिंदू कहे थे राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़ाई मरत है, मर्म कोई नहीं जाना, साधु जग बोराना। इस हिंदू मुसलमान के झगड़े से किसानों को कभी कोई लाभ नहीं हुआ, मजदूरों को लाभ नहीं हुआ, दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ा किसी को लाभ नहीं हुआ। इससे केवल आरएसएस और भाजपा को लाभ हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह का बेटा वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है, आपके बेटे के हाथ में संविधान की कॉपी या कलम या किताब रखने के बजाय तलवार देते हैं। तो अमित शाह, तुम अपने बेटे जय शाह को बजरंग दल का प्रमुख बनाओ ना, राष्ट्रीय प्रमुख बनाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में तलवार और त्रिशूल बांटेंगे, इनकी राजनीति को हमको समझना है। साथियों, मेरे पहले सभी वक्ताओं ने कहा कि किस प्रकार की लूट चल रही है। कोरोना का जब पीरियड था तब मैं आपको कहना चाहूंगा, ये लोग जो कहते हैं ना कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जय श्री राम बोलने वाले, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले, मोदी साहब का पोस्टर चिपकाने वाले और भाजपा के बूथ पर जो पन्ना प्रमुख बैठते हैं, उनको भी कोरोना के पीरियड के दौरान ऑक्सीजन की बूंद नसीब नहीं थी, उनको भी वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, उनके पास भी दवाई नहीं थी, उनको भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। ये न हिंदू के है न मुसलमान के, ये अपने सगे बाप के भी नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। कोरोना के पीरियड के दौरान लाखों मजदूर हजारों हजार किलोमीटर, अहमदाबाद से, सूरत से, मुंबई से, कोई झारखंड जा रहा था, कोई छत्तीसगढ़ जा रहा था, कोई यूपी जा रहा था, कोई बिहार जा रहा था। वो मजदूर जिनके खून और पसीने से ये जयपुर की विधानसभा का मकान बना है, वो मजदूर जिनके खून और पसीने से ईंटों के भट्ठे चलते हैं, केमिकल की फैक्ट्रियां चलती है, लोग खेतों में मजदूरी करते हैं, इन मजदूरों के लिए मोदी साहब के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी। खुद 15,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ता है ये नरेंद्र मोदी, खुद 15,000 करोड़ के जहाज में उड़ता है, लेकिन मजदूर जब वापस जा रहे थे अपने मुल्क में तो उनके लिए एक बस का इंतजाम भी नहीं कर पाए। इन चोरों को पहचान लीजिए। साथियों, इस बात को उनको समझना पड़ेगा। आज ये कह रहे हैं मेरी बहनों और माताओं को कि 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। अरे बगल में गुजरात में आपकी सरकारें दीजिए ना, कल सुबह से देना चालू करो ना, तुमको कौन रोक रहा है? केंद्र में आपकी सरकार है, अनाउंसमेंट कर दो कि कल सुबह से भारत की तमाम बहनों और माताओं को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। चुनाव आया है तो बहनों की याद आई है, और ये बहनों के आत्मसम्मान की बात करते हैं। ये न्यूज चैनल की टीवी की डिबेट में जाके मीडिया के लोगों को ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, गुजरात के अंदर, गुजरात की 19 साल की गर्भवती बेटी, उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ। सुनिएगा, गुजरात की 19 साल की बेटी जो प्रेग्नेंट थी, जिसके पेट में बच्चा था, उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ और उसकी आंखों के सामने उसके 12 लोगों को मार दिया और 3 साल की बेटी को भी दीवार के ऊपर पटक कर उसकी हत्या कर दी। इस बेटी के ऊपर बलात्कार करने वाले आरएसएस और भाजपा के तमाम लोगों को मोदी और भाजपा की सरकार ने जेल से छोड़ा, उनके स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रखा, उनके लिए ढोल नगाड़े बजाए, अबीर गुलाल उड़ाए और उनको मिठाई और लड्डू खिलाए। ये किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? आज साथियों, हमने देखा मणिपुर के ऊपर, मणिपुर और मिजोरम जहां पर चुनाव है, क्यों वहां क्यों अमित शाह नहीं जा रहे? वहां 56 इंच का सीना क्यों नहीं जा रहा है? वहां मोदी साहब को जाना चाहिए ना। लेकिन मणिपुर में जब हमारी बहनों को नग्न करके सड़क पे घुमाया गया तब मोदी साहब एक शब्द नहीं बोले। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात की भाजपा सरकार ने छोड़ दिया तब मोदी साहब एक शब्द भी नहीं बोले। कुश्ती करने वाली हमारी बहनें बलात्कार की शिकायत लेकर महीनों तक दिल्ली की सड़कों पर बैठी रहे, तब मोदी साहब कुछ नहीं बोले। और इसलिए कहना चाहता हूं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि महिलाओं की बात करें। भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और बलात्कार करने वाले लोगों के समर्थन में रैलियां निकालते हैं। शर्म से डूब बनना चाहिए भाजपा वालों। और भारत माता से अतुल भाई की बात मुझे याद आ रही है।
जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये तमाम लोग, गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सभी जाति और धर्म के लोग जब स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, अपने बलिदान देने को तैयार थे। 23 साल की छोटी सी उम्र में भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। तब ये आरएसएस और भाजपा के लोग क्या कर रहे थे? अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। भगत सिंह, गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी कर रहे थे, उनकी खबर अंग्रेजों को पहुंचा रहे थे। हमारे मुल्क के लोग, हमारे सारे नेता, कांग्रेस पार्टी के सिपाही छाती पर गोली खाने की तैयारी के साथ वंदे मातरम और भारत माता का जयकारा करते थे। तब ये दलाल और गद्दार आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग क्या कर रहे थे? तब वो अंग्रेजों का पेंशन खा रहे थे, पेंशन। हम जब लोग गोली खाने को तैयार थे, तब ये लोग पेंशन खा रहे थे। और ये लोग सड़क पर निकलकर हम लोगों को सिखाए कि राष्ट्रवाद क्या होता है। चाइना हमारी छाती पर चढ़कर बैठा है, हमारे इलाके के अंदर सड़कें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, गांव के गांव बसा दिए। 4600 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना भारत की हड़प करके बैठा है। और ये चोर बाहर जाके विदेश में ये कहता है कि चाइना ने हमारी 1 इंच जमीन नहीं ली। बड़े निकम्मे हो यार। तो साथियों, इनकी राजनीति को समझना होगा। आप तमाम लोगों का चेहरे का नूर ये कहता है। फुलेरा का चुनाव तो आप जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी आप तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूं, ये स्वतंत्रता के आंदोलन का दूसरा अध्याय चल रहा है। ये भाजपा के लोग, मोदी, अमित शाह वगैरह भारत के संविधान को कुचलना चाहते हैं, भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो ओबीसी की जनगणना भी नहीं करना चाहते, न किसानों की आय दुगनी करना चाहते। इन तमाम मुद्दों के ऊपर अपना ध्यान रखिएगा। मोदी साहब आएंगे, झूठ बोलेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस विद्याधर चौधरी को याद करना है जो अपनी सड़क पर उतरता था और कहता था कि हर कीमत पर यहाँ जिला बनना चाहिए। जो आपकी जिले की लड़ाई लड़ेगा, उस विद्याधर चौधरी साहब को भारी मतों से जिताए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मैं कहूंगा, लड़ेंगे। आपको जयपुर में दिल्ली तक आवाज पहुंचे, उस बुलंद स्वर में कहना है, जीतेंगे। कहेंगे ना, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये आवाज जयपुर भी नहीं जाएंगे। दोनों हाथ खड़े करके, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। विद्याधर चौधरी तुम आगे बढ़ो, विद्याधर चौधरी जी आगे बढ़ो। जय भीम, जय कांग्रेस, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी, विद्याधर सिंह चौधरी।